स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो कहें तो विशेष रूप से मेरे 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है स्पेशल। और अगर किसी को रिवीजन करना है तो उसके लिए स्वागत है। तो इसमें जैसे क्लास 9th के स्टूडेंटों का विशेष कहते थे कि सर पूरा चैप्टर नहीं हो पाता, एक एक टॉपिक से हमको वेट करना पड़ता है। तो आज मेरा प्रयास है कि एक ही वीडियो में उनका चैप्टर वाइज चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे। तो उनके जितने पॉइंट्स बन सकते थे वो सब पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट करा दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये उस स्टूडेंट को थैंक्स कहेंगे जिसके ये नोट्स हैं, ठीक है। तो उसकी ही पीडीएफ बनाकर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो यहाँ पर ये नोट्स मेरे द्वारा ही लिखाए गए हैं, उस स्टूडेंट का धन्यवाद। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जो आपका बल तथा गति के नियम से है। तो ये पहला चैप्टर नहीं है, अपने वीडियो का पहला चैप्टर है। इससे पहले भी एक चैप्टर हो चुका है, 2 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो वो इसके बाद में हम लोग ले लेंगे क्योंकि इस समय स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं और आगे आने वाले दिनों में मैं इसके पिछले वाला और आगे वाले वीडियो चैप्टर्स वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाता रहूँगा। देखिए स्टार्ट करें। इसमें जो चैप्टर है आपका बल तथा गति के नियम, ठीक है, फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन, गति तथा बल के नियम। यहाँ पर हम समझाते भी चलेंगे और आप इसको अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम आपने लिख ही लिया होगा और उसके बाद अब शिक्षण बिंदु लिखिए। शिक्षण बिंदु को आप स्टडी पॉइंट भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम किन किन बिंदुओं की स्टडी करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं पहले लिखा हुआ है बल, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए। दूसरे पे लिखिएगा बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जड़त्व, इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया, संवेग लिखा हुआ है यानी मोमेंटम, आवेग 6 पॉइंट है आपका, इसको आप लिखिएगा, इम्पल्स, ठीक है। गति के नियम ये मत लिखिए, इसको हम बाद में लिखाएंगे। 7 पे आइएगा, संवेग तथा आवेग में संबंध। और ये वीडियो को पॉज कर लिया करिए, ठीक है। इसकी स्क्रीन को आप थोड़ी देर रोक देंगे तो आपको ये सभी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। हाँ, मेरा साउंड सुनाई नहीं देगा लेकिन जैसे ही वीडियो स्टार्ट करेंगे आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो 7 पॉइंट आपने लिखा संवेग तथा आवेग में संबंध। 8 नंबर पे आइए संवेग संरक्षण का नियम। 9 नंबर है न्यूटन के गति विषयक नियम। तो इसमें ये पॉइंट्स हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। अब आगे देखते हैं। तो आगे के स्टेप में अब हम एक एक करके यहाँ पर डेफिनेशन लेंगे। तो डेफिनेशन में सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा बल। यहाँ पर केवल स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और इसको अच्छे से नोट्स आप बना सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपने लिख लिया बल। बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। यानी अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी वस्तु है अगर वो स्थिर अवस्था में रखी हुई है, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने से हो सकता है वो बल की दिशा में थोड़ा विस्थापित हो जाए। या अगर ज़्यादा भारी वस्तु है, जैसे मान के चलिए किसी दीवार में आपसे धक्का लगाने के लिए कहा जाए, तो बल तो आप उसमें भी लगा रहे हैं लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आपने प्रयास किया। और अगर कोई टेबल या कुर्सी रखी है, आपने उसमें धक्का लगाया या अपनी तरफ खींचा, तो उससे वो आपकी तरफ खींचेगी या आपसे दूर जाएगी, तो उससे उसकी स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में रखी हुई है तो वो गति अवस्था में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। रेस्ट में रखी है, मोशन में आ जाएगी। मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पुश और अ पुल, ठीक है। तो यही पुश और पुल हम उसको कहते हैं फोर्स या बल कहते हैं। कैसी राशि है? इसको आप सदिश राशि कहेंगे क्योंकि आपसे अगर किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए कहा जाए तो उसमें डायरेक्शन यानी दिशा की आवश्यकता होती है, और जहाँ दिशा की आवश्यकता होती है वहाँ पर सदिश राशियाँ आ जाती हैं। सूत्र क्या होता है इसका? फॉर्मूला बल तथा बल बराबर आप लिखेंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण, और इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। जो भी फार्मूला होता है तो अलग से इंडिकेशन हो जाता है कि आपने ये फार्मूला लिखा है, ठीक है। और इसी के बेसिस पर फिर आप इसका मात्रक लिखेंगे। मात्रक द्रव्यमान का मात्रक यानी यूनिट जो है मास की, द्रव्यमान को मास बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मास F इक्वल्स टू ma, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक ही बात की जाए तो ये आपका
द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रक यानी यूनिट आपकी किलोग्राम होती है। वहीं पर अगर त्वरण एक्सेलरेशन की बात करें तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, आप इसको कंबाइंड रूप से क्या बोल सकते हैं, इसको आप कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के नाम पर इसको नाम दिया गया न्यूटन। इसके बाद नोट में कुछ पॉइंट और आप लिख लीजिएगा। वैसे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिखाई जा सकती हैं, लेकिन 9th के सिलेबस में कितना मटेरियल आपके नीडेड है वही मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर नोट में आप लिखेंगे बल का एसआई मात्रक 0 होता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक आपका डायन होता है। और वहीं पर 1 न्यूटन यानी 1 न्यूटन की अगर डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो वही F = ma से आप निकालते हैं। यानी यहाँ पर m का मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कर दें और 1 किलोग्राम करने के बाद में त्वरण जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कर देंगे। तो उस कंडीशन में उस पर जितना फोर्स लगेगा वो 1 न्यूटन कहलाएगा। यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है कि 1 न्यूटन वह बल है जो क्या करता है 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। वीडियो को पॉज कर दिया करिए, उसके बाद फिर आगे चला करें। तो यहाँ पर ये आपका पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब सेकंड पर आते हैं बल के प्रकार। तो बल के प्रकार 2 प्रकार के बल हैं। यहाँ पर संतुलन के आधार पर बताया गया है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के बल आप लिखेंगे, संतुलित बल और असंतुलित बल। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार। तो संतुलित बल आप लोग हेडिंग लिख दें, संतुलित बल या बैलेंस फोर्स। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल 0 हो और वस्तु संतुलन की अवस्था में हो। इसमें थोड़ा सा पॉइंट छूट गया, उसको आप लोग नोट कर लें। जब वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल 0 हो, ठीक है, तब लगने वाला जो बल होता है वो आपका संतुलित बल कहलाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु पर एक से ज़्यादा बल कार्य कर रहे हैं। मान के चलिए कि कोई एक वस्तु है और यहाँ से आप उसको 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं और सेम इधर कोई दूसरा है फोर्स है जो इस पर 5 न्यूटन का ही बल लगा रहा है। तो ये जो बीच में ऑब्जेक्ट रखा है इस पर 2 फोर्सेस हो गए, F1 और F2। ठीक है, नेट फोर्स अगर निकालें तो क्योंकि सदिश राशि है बल तो दिशा दोनों की परस्पर विपरीत हैं, तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो F1 डिफरेंस F2 के बराबर होगा। तो F1 और F2 के दोनों अगर परिणाम आप लगाए थे 5 न्यूटन, दिशा दोनों की विपरीत है माइनस का 5 न्यूटन। ठीक है, तो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन आपका कैंसिल होगा, टोटल कितना इक्वलेंट रह जाएगा 0। तो यहाँ से ये आया कि जो नेट फोर्स है वो आपका कितना हो 0 होगा। उस कंडीशन में आप उस वस्तु पर लगने वाले बलों को संतुलित बल कहेंगे। आगे असंतुलित बल की जगह यहाँ खाली छोड़ दी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो मेरा स्टूडेंट है इसने थोड़ा सा आलस कर दिया यहाँ पर कि डेफिनेशन नहीं लिखी है, होशियार है और हो सकता है कि इसकी डेफिनेशन उसने याद भी कर ली हो। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख लीजिएगा कि परिणामी बल इस कंडीशन में असंतुलित बल के लिए 0 नहीं होगा। ठीक है, इसमें 0 नहीं होगा। और ये कब होगा? जब एक फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे अभी आपको समझा रहे थे कि अगर मान के चलिए F1 का मान लीजिए 5 न्यूटन है और वहीं पर अगर इधर दूसरा फोर्स लग रहा है इसका मान 5 से कम है, तो यहाँ पर अगर मैं कंसीडर कर लूँ मान लीजिए 3 न्यूटन है, तो जो परिणामी बल होगा, परिणामी रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसको आप F1 डिफरेंस F2 कहेंगे। कहने का मतलब 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन माइनस करेंगे तो आपके पास में 2 न्यूटन बचेगा। और दिशा कहाँ होगी? जहाँ बड़ा बल यानी ज़्यादा बल किस दिशा में लग रहा है? 5 में लग रहा है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन बड़े बल की ही दिशा में होगी। तो यहाँ से परिभाषा आप लिखेंगे, इसको स्लो करके आप सुन लीजिएगा कि जब वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल 0 ना हो तब उस वस्तु पर लगने वाले बल असंतुलित बल कहलाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है आपका जड़त्व। जड़त्व पर हम लोग पहुँचे हैं। जड़त्व क्या है? जड़त्व है किसी भी वस्तु का वैगुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था से यहाँ क्या मतलब है? अवस्था आपकी 2 प्रकार की कंसीडर कर सकते हैं, एक तो रेस्ट की, एक मोशन की। ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था में और मोशन का मतलब है आपकी गति अवस्था में।
तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, और कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है। ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है जड़त्व, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो किसी वस्तु का वैगुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा, ठीक है। और वो दोनों टाइप किस टाइप पर, किस बेसिस पे बनी है? इसी पर बनी है, एक रेस्ट के बेसिस पे होगी, एक मोशन के बेसिस पे होगी। तो जो जड़त्व है वो 2 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा फास्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पर फिर से आप जड़त्व के बाद हेडिंग लिखिएगा विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो अब इसके बाद में विराम का जड़त्व डेफिनेशन में देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में थोड़ा सा ही अंतर है कि जब किसी वस्तु का वैगुण जो अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। वहीं पर अगर आप जब गति के जड़त्व की बात करते हैं, तब क्या कहेंगे कि वह किसी वस्तु का वैगुण जो अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, गति का जड़त्व कहलाता है। क्लियर है? तो ये हुआ। इसके बाद थोड़ा सा टाइम और देख लेते हैं। 11 मिनट हुए हैं अभी आपके, अभी 2 मिनट का वीडियो और हम ऐड करेंगे। तो इसके बाद अब आप लोग आइए अगले पॉइंट पे, जो है आपका मोमेंटम यानी संवेग। हेडिंग लिख लीजिए, संवेग क्या होता है। तो संवेग के बारे में आइए बात करते हैं। संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान m हो और वस्तु का जो वेलोसिटी है, जिस वेग से वस्तु चल रही है, उसका वेग का गुणनफल आपका संवेग कहलाता है, ठीक है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किससे दिखाते हैं? इसे p से प्रदर्शित करते हैं। कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, संवेग का सूत्र जो लिखेंगे वो है आपका द्रव्यमान इंटू वेग। और दिखाने के लिए जैसे आपने दिखाया था F = ma होता है, उसी तरह से अगर संवेग का फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो संवेग को आप क्या लिखेंगे? P = m × v। थोड़ा सा एडवांस बात कर लें तो यहाँ पर अगर सदिश राशियों को आप रिप्रेजेंट करें तो उनके ऊपर एक तीर का निशान, वेक्टर का निशान बनाते हैं। तो P वेक्टर = m × v वेक्टर। यहाँ से मात्रक को आप डिफाइन कर लीजिए। तो यहाँ सूत्र देख के मात्रक बनाए जाते हैं। तो फार्मूला जो है वो कह रहा है m × v। तो m क्या है? आपका मास है। तो मास का जो यूनिट है वो होता है किलोग्राम। वहीं वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर × सेकंड। तो टोटल कंबाइंड करके आपने क्या लिखा? किलोग्राम × मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे, 9 तक। तो ये संवेग तक आपका पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ। आगे वाले वीडियो में जल्दी मिलता हूँ आप सभी से। बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।